दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा-सा हेल्प मिल सकता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। तो देख लेते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उससे हम लोग को अंदाज़ा भी मिल सकता है कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेंगे, लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है? आइए देख लेते हैं। तो अगर आपको पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए ऐसे आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है? एक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 अंक का आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से समझ कर पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ए चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का है नाटक, बी स्कंदगुप्त ये भी है और ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन जो सी ऑप्शन है नील देवी ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है नाटक। ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। इसमें भी देखो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है श्याम सुंदर दास और जो बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, सी ऑप्शन दिया है शांति प्रिय द्विवेदी और डी ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर तीसरा प्रश्न प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ए ऑप्शन सेवा सदन, बी ऑप्शन चित्रलेखा, सी ऑप्शन रंगभूमि और डी ऑप्शन गबन। तो प्रेमचंद जी का जो चित्रलेखा है वो उपन्यास नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं। फिर 4 नंबर में कारवां एकांकी के लेखक हैं। कारवां एकांकी के लेखक हैं, ए ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और सी ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क और डी ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। 5 नंबर में पूछा है कि तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। ए ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, बी ऑप्शन रांगे राघव, सी ऑप्शन विवेकी राय और डी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा रांगे राघव। फिर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि रस राज के रचयिता हैं। ए ऑप्शन मतीराम, बी ऑप्शन केशव दास, सी ऑप्शन बिहारी लाल और डी ऑप्शन घनानंद। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मतीराम। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन घनानंद, बी ऑप्शन आलम, सी ऑप्शन बोधा और डी ऑप्शन केशव दास। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा केशव दास। फिर 8 नंबर में पूछा है कि प्रगतिवादी काव्य धारा युग के कवि नहीं है। ए ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन नागार्जुन, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद तो डी ऑप्शन शिव मंगल सिंह सुमन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे यानी कि 9 नंबर में पूछा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया। ए ऑप्शन भारत भूषण अग्रवाल ने, बी ऑप्शन महादेवी वर्मा ने, सी ऑप्शन अज्ञे ने और डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अज्ञे ने। फिर 10 नंबर में पूछा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। इसमें भी ऑप्शन दिया है ए महादेवी वर्मा की, बी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सी ऑप्शन रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर की। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ए ऑप्शन दिया है करुण, बी ऑप्शन दिया है हास, सी ऑप्शन दिया है भयानक और डी ऑप्शन वीर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो प्रतीत हो रहा है वह करुण रस ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा करुण। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन उपमा, बी ऑप्शन उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन यमक और डी ऑप्शन रूपक। इसका ऑप्शन
क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। 13 नंबर में पूछा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है। ए ऑप्शन में दिया है 11, बी ऑप्शन में दिया है 24, सी ऑप्शन में दिया है 15 और डी ऑप्शन में दिया है 12। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 24। फिर 14 नंबर में उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए ऑप्शन उपकूल, बी ऑप्शन उपनिवेश, सी ऑप्शन उपर्युक्त और डी ऑप्शन उपदेश। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त। 15 नंबर में पूछा है कि नीलोत्पल में कौन सा समास है। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन दिया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है 16 नंबर में, गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम रूप है दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन दिया है गोहूं, बी ऑप्शन दिया है गोमल, सी ऑप्शन दिया है गोमाता और डी ऑप्शन दिया है गोधूम। तो दोस्तों गेहूं का तत्सम रूप गोधूम हो जाएगा। 17 नंबर में पूछा है कि त्वया में विभक्ति और वचन है। ए ऑप्शन दिया है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बी ऑप्शन दिया है प्रथमा विभक्ति द्विवचन और सी ऑप्शन दिया है तृतीय विभक्ति एक वचन और डी ऑप्शन दिया है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। फिर 18 नंबर में पूछा है रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी दिया है मिश्र वाक्य। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया है कि राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। ए ऑप्शन कृत्यवाच्य, बी ऑप्शन भाववाच्य, सी ऑप्शन करणवाच्य, डी ऑप्शन कर्मवाच्य। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। बी ऑप्शन में बोला है यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से अभिकारी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन संज्ञा, बी ऑप्शन क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन सर्वनाम, डी ऑप्शन क्रिया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। फिर आगे देख लेते हैं फिर क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा है 6 नंबर के लिए। क्या प्रश्न है तो लिखा है ऊपर कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए कुछ पैराग्राफ ऐसे मिलेगा आपको, मगर ऐसा ना आज तक हुआ और ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए किस चैप्टर से पूछा गया है। हमारे हिसाब से लग रहा है कि 3 या 4 चैप्टर से पूछा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पूछा है इसमें क्या कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि संदर्भ में क्या लिखना होता है कि पाठ का नाम लिखना होता है और जो इस चैप्टर को लिखे हैं लेखक का नाम लिखना होता है। अगर आप दोनों लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर बोला है दूसरा प्रश्न कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया गया है प्रश्न के नीचे उसको क्या करना है, आप उसका आंसर दे देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। इसी पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा है, ढूंढ कर लिखना है। अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल कुल मिलाकर 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन में और दिया है अथवा करके आगे दिया है, उसको कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है। आइए देख लेते हैं वो क्या दिया है। देखिए यहाँ पर अथवा में करके दिया है, वो आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी कर सकते हैं। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा, ठीक है। ये चैप्टर किस चैप्टर से आया है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में बताया है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन रेखा किया गया है जिसके नीचे उसका व्याख्या करना है। फिर तीसरा का प्रश्न इसी में से ढूंढकर देना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही करना है। फिर आगे देखिए दूसरा में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी पदांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश पदांश 2 होते हैं, ठीक है, जिसमें से दोनों में से प्रश्न पूछा जाता है 6-6 नंबर का। तो गद्यांश में से तो 6 नंबर का पूछ लिया गया। फिर देखिए यहाँ पर पदांश में पूछा है 6 नंबर का। इसमें भी वही सेम लिखना होता है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, पाठ का नाम लिखना होता है और जो कवि हैं उनका नाम लिखना होता है। और यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यह कहाँ से लिया है, यह किस चैप्टर से दिया गया है और इसको कैसे हम लोग इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसको व्याख्या करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा
आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिएगा, आपको तभी आएगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है, कवि किससे अपनी भाव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। तो दोस्तों इसका प्रश्न आपको पढ़े रहेंगे तभी आएगा, ठीक है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। अथवा में देखिए यहाँ पर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसमें भी क्या करना होता है, आगे प्रश्न दिया है, देख लीजिए क्या दिया है। इसमें भी बोला है कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, काया रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है। तो तीनों प्रश्न करते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक को करना है दोस्तों, ठीक है। अथवा वाला कर दीजिए या उससे जो पहला वाला था आप उसको कर सकते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों अगर आप संदर्भ लिखते हैं उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ये पहला चैप्टर है संस्कृत का, ठीक है, कि जो वाराणसी है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटनाम वल्याकृति पंक्ति धवल्याम चंद्रिकाया बहुराजते, ठीक है। यहाँ अस्या घटनाम, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी रातों में क्या होती है, बहुत सुशोभित होती है। फिर बोला है अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, और यहाँ पर अनेक यात्री दूर दूर देशों से आते हैं, क्या करने, दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्याम घटनाम शोभाम विलोक्य एवं बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर क्या करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। इसी तरह आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। अगर आपको यह आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है, आप इसको कर सकते हैं। आम स्वीकृत समय, यह किस चैप्टर से दिया गया है, आप इसका संदर्भ लिखेंगे। इसमें लेखक और कवि का नाम नहीं लिखना होता है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है, और क्या करना है, इसका वर्णन किसके बारे में किया गया है वो लिखना होता है। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा गया है। माता गुरुतरा भूमे खात पितोचत अस्तथा मनः शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी त्रिड़ात। इसको या तो इसका पहले तो संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 3 नंबर, यानी कि दोनों मिलकर 5 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ये भी आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा था अथवा में एक और दिया है, आप उसको कर सकते हैं। हतवा प्राप्त सही, देखिए किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा प्रश्न आपको दिखाता हूँ किस चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में पूछा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना होता है, मुक्तिदूत खंड काव्य के 5म सर्ग का सारांश लिखिए। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप उस डिस्ट्रिक्ट को समझते होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जिसमें से हम लोग जैसे मान लीजिए कोई गाजीपुर का होगा तो गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना होगा, या 5म सर्ग, 5 सर्ग होते हैं उसमें से किसी एक का लिखना होता है। आइए देख लेते हैं फिर क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है, ठीक। तो अब देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है। 6 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला में है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा में है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और 4 नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर। तो चारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक। आप अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं बढ़िया से तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए ख में पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी पहला दिया है सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त, अशोक वाजपेयी। तो चारों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख देते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर में पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप श्लोक लिख देते हैं ऐसा लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर में आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक बधाई पत्र लिखिए। तो अगर आप पत्र को लिखते हैं बधाई पत्र तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं में लिखते हैं आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो
एक और दिया है, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसका संस्कृत में आप लोग उत्तर दे देंगे। देखिए 4 पूछा है, 4 में से किसी 2 का उत्तर देना, वो भी संस्कृत में, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 10 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया है जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा दिया है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा दिया है जनसंख्या की वृद्धि की समस्या और समाधान, और 4 नंबर में दिया है देश प्रेम, और 5 नंबर में दिया है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो पांचों में से किसी एक पर निबंध लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गया होंगे कि किस चैप्टर से क्या पूछा गया है। अगर आप बढ़िया तरीक़ा से तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। 100% में तो कम से कम 30 या 40% के आसपास क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तक ले धन्यवाद दोस्त।